मैं डॉक्टर कमलेश प्रीतवानी SRKP गवर्नमेंट पीजी कॉलेज किशनगढ़ से आज बच्चों आपके लिए जो है बीकॉम पार्ट फर्स्ट का कॉस्टिंग के पेपर में कॉस्ट अकाउंटिंग का जो आपका पेपर है उसका यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग का चैप्टर ले रही हूँ। कॉस्टिंग की जनरल मैंने आपसे बात की थी, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन में, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में मैंने आपसे बात की थी। तो मुझे ये लगा कि जो कॉस्ट शीट बनाते हैं वो करीब करीब यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग की तरह होती है। तो मटेरियल, लेबर और ओवरहेड के बजाय पहले जो है हम इसको क्यों नहीं यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग पे थोड़ी सी नज़र डालें, क्योंकि जस्ट हमने जो पढ़ा है ये कुछ उससे रिलेटेड ही है कि किस प्रकार से कॉस्ट शीट बनाई जाती है, पर यूनिट कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं। तो इसमें हम बात कर रहे हैं कि यूनिट आउटपुट जो कॉस्टिंग है इसके अंतर्गत हम लोग ये सर्टन करते हैं कि किस प्रकार से टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट होती है हमारे पास में, और उसमें यदि हम कॉस्ट पर यूनिट का हमें कैलकुलेट करनी है तो हम नंबर ऑफ़ यूनिट्स से प्रोड्यूस हुई हैं उनका डिवाइड करने के बाद में उसका डिवाइड करके हम जो है इसकी पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं। तो ये अलग अलग हमारे पास बच्चों मेथड्स होते हैं कॉस्टिंग के, कॉस्ट अकाउंटिंग के फॉलो करने के। उनमें अलग अलग मेथड्स में यूनिट आउटपुट है हमारे पास में, प्रोसेस कॉस्टिंग है, कॉन्ट्रैक्ट है हमारे पास में, और हमारे पास में ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है, जो कि आपके कोर्स में फर्स्ट ईयर के कोर्स में है बीकॉम पार्ट 1 के MDS यूनिवर्सिटी के सिलेबस में। तो प्रोसेस कॉस्टिंग जो है वो हम कहाँ पर अपनाएंगे बच्चों, जहाँ पर कि हमें लगता है कि कुछ किसी प्रकार, जैसे आपने तेल का प्रोडक्शन किया है उसकी आपकी 3 प्रोसेस है, क्रशिंग है, रिफाइनिंग है, फिनिशिंग है, तो वहाँ पर जो है हम इसको फॉलो करते हैं। और अगर आपके पास में जो है आपकी जो प्रोसेस है, अगर आपकी जिसमें कि आपको लगता है कि हमारे पास में अलग अलग तरह की जो है, एक साल में आपको किसी प्रकार का आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, कोई आपको जॉब कॉस्टिंग है जहाँ पर कि आपको जो है एक निश्चित समय अवधि में जो है काम करके देना है, तो उसकी लागत आपको निकालनी है। तो उसमें भी आप लागत निकाल करके अपना प्रॉफिट जान सकते हैं कि हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया तो उसकी कॉस्टिंग कितनी थी, एस्टिमेटेड आप उसकी कॉस्ट निकालते हैं कि हमें कितना खर्चा लगेगा, उसके बेस पे आप उसको जो है टेंडर को कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलता है, और कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद में आप उस पर काम करते हैं और उसकी कॉस्टिंग को कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह से ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है, तो जैसे बसेस चलती हैं या सिनेमा हॉल है जहाँ पर कि पर सीट का हमें जो है चार्ज निकालना है कि हमारे ऑपरेशन से हमें चार्ज कितना मिला। हमने अगर बसेस का रूट पे, एक रूट पे आपने जयपुर से जोधपुर बस चलाई तो उस रूट पे आपको जो है आने जाने का एक रूट पे कितना उसका जो है पैसा हमें मिला, है ना, फेयर कितना हमें रखना चाहिए, टिकट कितनी रखनी चाहिए, तो हम उतना उसकी टिकट किस बेस पे रखते हैं, उसकी कॉस्टिंग को कैलकुलेट करते हैं कि इस रूट पे हमारा कितना स्टैंडिंग चार्जेस हुए, कितने वेरिएबल चार्जेस हुए, उनकी टोटल करके हम उसकी कॉस्टिंग वहाँ निकालते हैं। लेकिन जहाँ अब हम यूनिट आउटपुट की जो बात कर रहे हैं, इसको अच्छे से हम समझें कि यूनिट आउटपुट में हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है। यूनिट आउटपुट क्या होता है, जैसे कि आपने कहा डेयरी प्रोडक्ट्स हैं आपका सीमेंट का प्रोडक्शन हो रहा है या कोयले का प्रोडक्शन हो रहा है, कोयलरीज का प्रोडक्शन हो रहा है, तो वहाँ पर क्या होता है कि इस प्रकार से इसकी आवश्यकता पड़ती है। इसको जो है हम वहाँ पर कैलकुलेट करते हैं इसको, कि इसकी कैलकुलेशन की वजह ये वहाँ पर ये इसलिए है कि वहाँ पर क्या है कि उसकी पहचान ये कि सभी जो इकाइयाँ हैं वो आपकी समान है, एक ही प्रकार की आपकी इकाइयाँ हैं, समान प्रकार की इकाइयाँ हैं, और उन इकाइयों में जो है यूनिफॉर्मिटी है आपकी, तो वहाँ पर जो है इसको यूज़ किया जाता है। तो J.R. बॉटलीबाय ने जो इसकी डेफिनेशन दी है हम उसकी ओर बढ़ते हैं। J.R. बॉटलीबाय कहते हैं कि यूनिट कॉस्टिंग और आउटपुट कॉस्टिंग मे बी डिफाइंड एज सिंगल or output cost system is used in business where a standard product is turned out and it is desired to find out the cost of a basic unit of production, कि जहाँ पर हमें जो है बेसिक यूनिट ऑफ प्रोडक्शन निकालनी है, उत्पादन की प्रति इकाई लागत निकालनी है, तो वहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको जो है यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग को यूज़ करते हैं, सिंगल कॉस्टिंग भी इसको कहा जाता है। इसके आगे हम इसमें जो है बढ़ते हैं, तो इसमें हमारे पास में जो है ये आता है यूटिलिटी का पोर्शन हमारे सामने इसमें आता है, जैसा कि हम देख रहे हैं इसमें यूटिलिटी वाला पोर्शन में हम देख रहे हैं इसमें कि द कॉस्ट फॉर सिंगल डिटरमाइंस, यदि हमारे को जो है किसी की भी सिंगल आर्टिकल की कॉस्ट निकालनी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा एक फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, वो फॉर्मूला होगा कॉस्ट पर यूनिट बराबर टोटल कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स। हमने जितनी यूनिट्स का प्रोडक्शन किया है सब सेम है, आइडेंटिकल है, और रेगुलर कंटिन्यूस प्रोडक्शन आपका जहाँ पर हो रहा है वहाँ पर हम इसे फॉलो करते हैं। तो जनरली एडॉप्टेड जहाँ पर कि एक ही टाइप का प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे मतलब आपने कहा ईंटें बन रही हैं तो सब एक जैसी हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं तो आपकी दूध की थैलियाँ बन रही हैं तो सब सेम बन रही हैं, या आपका जो है आपका जो छाछ बन रही है, दही बन रही है, जो भी लस्सी बन रही है, सबके सेम आइडेंटिकल यूनिट्स हैं। सीमेंट बन रहा है तो सीमेंट के कट्टे निकल रहे हैं, पेपर मिल है आपकी, ब्रिक्स है,
उनमें आपने इसको यूज़ किया। सेम काइंड की वस्तुएं हैं, सेम ग्रेड की वस्तु, सेम क्वालिटी की वस्तुएं हैं, तो उसमें आपको यूनिट आउटपुट पर यूनिट पे कॉस्ट को निकालने के लिए यूज़ की जाती है। अब इसमें देख लीजिए कि इसमें ये कह रहा है कि भाई इक्वलिटी वेयर इट इज़, इंडस्ट्रीज वेयर इट इज़ यूज, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ में ऐसे हमें यूज़ करना चाहिए। तो ये हम ये कहते हैं कि यह इक्वलिटी ऑफ कॉस्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर, है ना, जहाँ पर सबसे पहले सब हमारे आइडेंटिकल यूनिट्स होने चाहिए, सब एक जैसे यूनिट्स हो, प्रोडक्शन लार्ज स्केल पर होना चाहिए, और साथ ही कंटिन्यूस, ऐसा नहीं कि हमने बस एक बार ब्रिक्स का जो है कर लिया प्रोडक्शन, उसके बाद हमने बीच में 6 महीने का गैप दे दिया, ऐसा नहीं, रेगुलर प्रोडक्शन हो रहा है, कंटिन्यूस प्रोडक्शन हो रहा है, वहाँ पर इसे यूज़ किया जाएगा। आइडेंटिकल यूनिट्स हैं, और उसके बाद में जो है या सेम यूनिट्स में करने के बाद में वन कॉस्ट इज़ ए मेथड इसको कहा जाता है। तो ये जहाँ पर यूज़ हो रहा है, जहाँ पर कि प्रोडक्शन प्रोडक्ट का हो रहा है लगातार, और उसके आइडेंटिकल यूनिट्स हैं, फिजिकल नेचर में आपकी यूनिट्स हैं, नेचुरल यूनिट्स हैं, उनमें आप इसको जो है यूज़ करते हैं। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव्स की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारी जो है कॉस्ट यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग के हम ऑब्जेक्टिव्स समझें कि हमारे इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो हमें ये पता लगता है कि अगर हमें जो है पर यूनिट कॉस्ट प्रोडक्शन निकालना है, तो उसका हमने आपको, जैसे मैंने अभी बताया था कि इसका हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टोटल कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ़ यूनिट्स, उसका डिवाइड करके पर यूनिट की कॉस्ट निकाली जाएगी। कई बार क्या होता है बच्चों कि हमें कहीं पर टेंडर कॉल लेना पड़ता है। जैसे आपने मान लीजिए आपका प्रोडक्शन नॉर्मल तो चल ही रहा है, 10,000 यूनिट्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन आपको कोई ऑर्डर देता है 1,000 यूनिट्स का, तो आपको उस 1,000 यूनिट्स के प्रोडक्शन के समय आपको ये सोचना पड़ेगा कि भाई ये प्रोडक्ट हम 1,000 प्रोडक्शन करें या नहीं करें, तो एस्टिमेट निकालना पड़ सकता है आपको उसका। तो उस एस्टिमेट को भी किसके बेस पे निकाला जाएगा, एक्चुअल कॉस्ट के बेसिस पे। तो आप जो आपने प्रोडक्शन प्लानिंग करनी है आपको कि भाई 10,000 की जगह मुझे 11,000 यूनिट बनानी है या 15,000 यूनिट बनानी है, तो ये आपकी प्रोडक्शन प्लानिंग भी उसके बेस पे हो सकती है। तो आपके टेंडर्स आप समझते हैं कि हम जो है पेपर में निविदा निकलती है कि भाई आप जो है अगर आपको कोई काम मिल रहा है, कोई आपको प्रोडक्शन का ठेका या काम मिल रहा है, तो आप उसमें टेंडर्स में अपना जो है आप ना फिल करते हैं, अपना टेंडर भी अपना फिल करते हैं आप, और वहाँ पर जब टेंडर्स खुलते हैं तो वहाँ पर जिसकी कॉस्ट पर यूनिट कम से कम होती है उसको जो है प्रोडक्शन करने का चांस दिया जाता है। तो उससे क्या है, सेलिंग प्राइस को फिक्स करने में भी आपको हेल्प मिलती है। अगर आपने कॉस्ट निकाली, पर यूनिट कॉस्ट सही निकाली है, तो उसमें आप प्रॉफिट को ऐड करके जो डिज़ायर्ड प्रॉफिट आपको लगता है, वो कह रहे हैं कि भाई आपको हम जो है 10% प्रॉफिट देंगे आपकी कॉस्ट पर, तो आपने जो कॉस्ट कैलकुलेट की है उस पर 10% प्रॉफिट को आप ऐड करते हैं, तो वो आपकी सेलिंग प्राइस हो जाती है। तो इस तरह से कंपैरिजन करने के लिए भी जहाँ पर यूज़ होता हो, दो आपके पास में अकाउंटिंग पीरियड्स हैं, और उन दो अकाउंटिंग पीरियड्स में आपको जो अलग अलग कॉस्ट है, उस कॉस्ट की जो है आपको कंपैरिजन करना होगा, उसका तुलना करनी होगी, और उनकी जो है उनकी कॉस्टिंग भी आप जो है कैलकुलेट कर सकते हैं थ्रू यूनिट आउटपुट कॉस्ट मेथड से। ठीक है, और इसी तरह से जो हम चलते हैं लास्ट इसके जो हमारा जो ऑब्जेक्ट, एक और इसका ऑब्जेक्ट है कि टू कंट्रोल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थ्रू द कंपेरेटिव स्टडी ऑफ टू प्रोडक्ट्स। आपके पास में दो प्रोडक्ट्स हैं और आप कंपेरेटिव स्टडी करना चाहते हैं कि मुझे ए का या बी का, दोनों में से किसका प्रोडक्शन करना चाहिए, तो दोनों की कंपेरेटिव स्टडी के लिए भी ये बहुत अच्छा आइडेंटिकल मेथड है आपके पास में। दो पीरियड्स के लिए, दो प्रोडक्ट्स के लिए आप जो है कंपेरिजन कर सकते हैं कि हमें ये देखना होगा कि भाई हमारे पास में एक्चुअल कॉस्ट का हमारी एक्चुअल कॉस्ट क्या आ रही है, और प्री डिटरमाइंड क्या था। आपने जैसे तय कर लिया कि भाई मुझे जुलाई माह में प्रोडक्शन जो है, आप ऑन द बेसिस ऑफ पिछली जो कॉस्ट है उसके बेस पे आप तय करते हैं। तो आपकी पिछली जो कॉस्ट आ रही है, मान लीजिए वो आ रही है कि पर यूनिट कॉस्ट आपकी 10 रुपये, तो आप जुलाई माह में सोचते हैं कि भाई 10 रुपये कॉस्ट आ रही है, तो मुझे इस कॉस्ट को, क्योंकि हमारा टारगेट, वापस मैं वही बात करूँगी, अपना टारगेट 1 पॉइंट का है, वो है कि हमारी कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना है और प्रॉफिट्स को हमें मैक्सिमाइज़ करना है। तो आप जुलाई माह में कॉस्ट को 10 की जगह आप चाहेंगे कि आप 9 रखना चाह रहे हैं, मान लीजिए आप वस्तु की कीमत पर यूनिट कॉस्ट 9 रुपये रखना चाह रहे हैं, तो आपको ये एक्चुअल कॉस्टिंग जो है, बाद में एक्चुअल जो कॉस्टिंग आपकी रहेगी उससे प्री डिटरमाइंड आपकी कॉस्ट आपने 9 रुपये सोची, तो उससे कंपैरिजन करने में आपको हेल्प मिलेगी कि हमारी कॉस्ट जो है हमने सही कैलकुलेट करी या नहीं करी। जो हमने किया कैलकुलेशन या हमने जो एस्टिमेट तय किया, वो हमारा एस्टिमेट उसमें सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो टू अकाउंटिंग पीरियड्स की स्टडी करने के लिए इसको काम में लिया जा सकता है, और कंट्रोल करने के लिए, कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए भी जो इसका अच्छा सा यूज़ होता है कि कंपेरेटिव स्टडी हम करते हैं 2 पीरियड्स की, और उसमें हम इसको एक्चुअल और प्री डिटरमाइंड को अलग अलग करते हैं। इसी तरह से टू एनालाइज द एक्सपेंडिचर्स बाय नेचर एंड टू क्लासीफाई देम इनटू द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। हम उन्हें बाय नेचर अलग अलग कर सकते हैं खर्चों को, कि हमारे जो है 3 तरह के खर्चे हैं, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। उसमें से फिर मटेरियल भी हम इन तीनों को वापस से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिवाइड करते हैं, तो हमें पता लग जाता है कि कॉस्ट जो है कहाँ तक जो है उसकी टोटल कॉस्ट का कितना पार्ट
हमारी जो है एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट कितना पार्ट ले रहे हैं। दैट मीन्स अगर आपने मटेरियल लिया है तो आपकी टोटल कॉस्ट का उस कितना परसेंटेज है, और अगर आपने लेबर लिया है तो वो उसका कितना परसेंटेज जा रहा है टोटल कॉस्ट का, और आपकी जो है एक्सपेंसेस हैं तो वो उसका कितना पार्ट जा रहा है। तो इस तरह से हमारी एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट को हम टोटल कॉस्ट से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि टोटल कॉस्ट में उनका कितना कितना मार्जिन रहा। तो ये यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग होती है। तो इसमें यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग में फिर हम जिसकी अलग अलग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की और भी बढ़ेंगे अगले लेक्चर में, जिसमें हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से हम अलग अलग जो टेंडर्स लेना चाहें तो अलग अलग टेंडर्स लेकर के उसमें जो है उसकी कॉस्ट को कैसे फिल किया जाए, कैसे एस्टिमेटेड कॉस्ट निकाली जाए। तो बच्चों मैंने आपसे जैसे पहले कॉस्ट शीट बनाई थी वो की वही यहाँ पर डिटेल कॉस्ट शीट आपको फिर से बनानी पड़ेगी, जिसमें आपको मैं वापस से रिवीजन की तरह ही है ये एक तरह से कि अपने उसमें हमने किया था। सबसे पहले हमने क्या कॉस्ट कैलकुलेट की थी, प्राइम कॉस्ट, जिसके अंतर्गत डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिया था। दैट वाज कॉस्ट थी। और प्राइम कॉस्ट के बाद में जो है फिर उसमें हमने फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड किया। फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड करने के बाद में ये हमारी आई थी फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड करने के बाद वर्क्स कॉस्ट। वर्क्स कॉस्ट में फिर हमने ऑफिस ओवरहेड्स ऐड किए थे, और ऑफिस ओवरहेड्स ऐड करने के बाद में वो आई थी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में वापस हमने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को ऐड किया। तो ये हमारी आई टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स, और फिर हम इसको टोटल कॉस्ट को जो है सेल्स में से माइनस करेंगे। तो बिल्कुल वही कॉस्ट शीट जो मैंने आपको एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट के बाद बताई थी, और वही की वही यहाँ पर यूनिट आउटपुट में आइडेंटिकल वैसा ही हमें काम करना है। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स इक्वल प्रॉफिट। तो इस तरह से हम अपने डिज़ायर्ड प्रॉफिट पे पहुँचते हैं। तो मेन आज के हमारे जो लेक्चर है उसका ऑब्जेक्ट ये रहा कि हम ये जानना चाह रहे हैं कि एक तरह का जो मेथड हमारे सामने है बहुत सिंपल वाला मेथड है यूनिट एंड आउटपुट कॉस्टिंग, तो सिंगल कॉस्टिंग वाला, वन कॉस्टिंग वाला। तो उसमें हम किस प्रकार से जो है केवल अपनी पर यूनिट कॉस्ट को कैलकुलेट कर पाएँ। तो कुछ आइडेंटिकल आपके बिजनेसेस थे उनमें आप इसको अप्लाई करेंगे, और एक समान इकाइयाँ जहाँ बन रही हैं वहाँ पर आप इसे अप्लाई करेंगे। डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, कोयले की खान है, साबुन का आपका उद्योग है, शुगर है, जहाँ पर कि आप इसको आइडेंटिकल आपको लगती है सारी यूनिट्स निकल रही हैं तो वहाँ पर हम इसको अप्लाई करेंगे। तो इसके बाद हम आगे जो है अगली कड़ी में हम यूनिट आउटपुट के प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारा एक प्रैक्टिकल चैप्टर है तो इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए हम तैयारी करेंगे। तो आप लोग इसको अच्छे से वापस से आपकी बुक्स हैं जो कॉस्ट अकाउंटिंग उनसे समझें, मेरे नोट्स और मैंने आपको दिए इनसे समझें, और फिर हम इसके प्रैक्टिकल की तैयारी करेंगे। धन्यवाद।